हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना पाठ एक कहानी ये है भी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है मन्नू भंडारी जी की। तो बिना किसी देरी के हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, आई विल रिप्लाई सून। और ये नोट्स चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। अच्छा, ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये जो एक कहानी यह भी पार्ट है, इसको लेखिका ने लिखा है और उन लेखिका का नाम क्या है? मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी जी ने एक कहानी के जरिए अपने मम्मी पापा का जो उनका नेचर था, बिहेवियर था, व्यक्तित्व था, उनकी कमियों के बारे में बताया है कि उनके मम्मी पापा में क्या क्या कमी थी और क्या क्या खूबियां थी। वो सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है इस लेख में। ठीक है, इसी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब इस कहानी के दौरान उन्होंने बताया कि जब वो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया करती थी तब क्या होता था, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने पाठ लिखा हुआ है। ओके, पाठ की शुरुआत में लेखिका कहती हैं कि उनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश, ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। लेकिन मेरे बचपन और युवावस्था, मतलब लाइक 20 to 25 ईयर्स जो है उनके शुरुआती का समय अजमेर के, जो राजस्थान में अजमेर है ना, उसके ब्रह्मपुरी मोहल्ले में एक दो मंजिला मकान हुआ करता था उनका, तो उसमें बीता था। लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। बट उनका जो बचपन है, युवावस्था है, वो अजमेर राजस्थान में बीता था। उनका एक दो मंजिल का घर था अजमेर में, और जिसके ऊपरी मंजिल में उनके पिताजी रहते थे। मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे पिताजी और नीचे वाले पे मम्मी और मतलब उनके जो बच्चे थे। ठीक है, जिनका अधिकतर समय पुस्तकों, अखबारों और पत्रिकाओं को पढ़ने में बीतता था। मतलब जो मन्नू भंडारी के पिताजी हैं, वो मोस्टली पुस्तक, अखबार वगैरह पढ़ने में बिताते थे अपना टाइम। और नीचे की मंजिल में लेखिका अपने भाई बहनों के साथ और अपनी माताश्री के साथ रहती थी। ठीक है, तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पाठ के शुरू में बताया कि लेखिका ने अपने माता पिता का वर्णन किया हुआ है, उनकी कमियां भी और उनकी खूबियां भी। तो यहाँ पर सबसे पहले लेखिका अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन कहती हैं कि उनकी माँ जो है वो सुबह से देर रात तक घर के कामकाज में, घर के सदस्यों की सेवा करने में, घर के सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने में अपनी अधिकतर समय बिता देती है। मतलब वो अपने बारे में नहीं सोचती, अपने घर के सदस्यों की सारी विशेष को पूरा करने में दिन रात लगी रहती हैं। उनकी खुद की कोई जिंदगी नहीं है और ना ही उनकी खुद की इच्छाएं हैं। ठीक है, तो अपनी माताश्री को व्यक्तित्वहीन बताती है। लेखिका कहती है कि उनके पिता अजमेर आने से पहले इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है, इंदौर में रहा करते थे, जहां उनकी बहुत अच्छी जान पहचान थी, बहुत अच्छे लेवल पे वो स्टैंड करते थे। सारी सामाजिक, बहुत सारी उनकी सोसाइटी में मान सम्मान था, और वो कांग्रेस पार्टी और समाज सेवा से भी जुड़े हुए थे उनके पापा। ठीक है, जब वो मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे, वो शिक्षा को बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए 8-10 बच्चों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया करते थे, जो आगे जाकर, मतलब ट्यूशन दिया करते थे, और वो बच्चे आगे जाकर बहुत बड़े बड़े पदों पे लग गए थे, नौकरी वगैरह लग गई थी। अपने खुशहाली के दिलों, जब वो बहुत खुश रहा करते, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, सोसाइटी में भी अच्छी मान सम्मान था उनका, और सोसाइटी में मान सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, बच्चों को ट्यूशंस भी दिया करते, कांग्रेस पार्टी और समाज सेवा से भी जुड़े हुए थे, तो उनके को काफ़ी खुशहाल दिन थे। तो खुशहाली के दिन में वो काफ़ी दरिया दिल हुआ करते थे, दयालु हुआ करते और काफ़ी अच्छे से थे। हालांकि लेखिका ने ये सब अपनी आंखों से नहीं दिखा था, जब वो तो तब तक शायद पैदा भी नहीं हुई होंगी जब ऐसा कुछ हुआ होगा। सिर्फ इसके बारे में उन्होंने अपने भाई बहनों से या फिर अपनी माँ से सुना होगा। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़े आर्थिक नुकसान से, अब क्या होता है, लेखिका के पिता का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, आर्थिक फाइनेंशियली नुकसान हो जाता है, जिसके कारण उनको इंदौर छोड़ना पड़ता है और राजस्थान में अजमेर के भानपुरा इलाके में आना पड़ता है। ठीक है, अजमेर आकर लेखिका के पिता जो थे, उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पे, खुद के दम पे, खुद की मोटिवेशन में उन्होंने एक डिक्शनरी का आविष्कार किया था, डिक्शनरी बनाई थी, मतलब कि हिंदी इंग्लिश वाली। ठीक है, जिसमें मीनिंग्स जो थे वो हिंदी में भी थे, इंग्लिश में भी थे। ठीक है, और उस काम को उन्होंने पूरा किया। यह अपनी तरह का पहला, और ये जो शब्दकोश है, ये जो डिक्शनरी है, वो उनकी पहली और आखिरी थी। इस शब्दकोश में उनको खूब नाम और शोहरत मिला, नेम एंड फेम मिला। लेकिन पैसे
वगैरह जो है उनको नहीं मिले, जिसके कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो फाइनेंशियली उनकी जो स्टेट थी वो और ज़्यादा ख़राब होती चली गई थी। पैसे की तंगी और उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, और उनकी बहुत हाई वैल्यूज़ थी, मतलब आदतें काफ़ी ऊँची-ऊँची थी, ठीक है? मान-सम्मान और प्रसिद्धि सब कुछ छिन जाने के बाद वो डरे-डरे से, चिड़चिड़े से रहने लग गए थे और क्रोधी बन गए थे, मतलब एंगर में रहने लग गए थे। वो अक्सर अपना क्रोध माँ पर उतारते थे, मतलब जितना भी उनका गुस्सा है वो माँ पर निकाल दिया करते। अपने लोगों के विश्वासघात के कारण अब वो किसी पर भी, मतलब कुछ अपनों ने ही उनके ऊपर विश्वासघात किया था, जिसकी वजह से अब वो किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते थे, ठीक है? विश्वास नहीं कर सकते थे, हर किसी को शक की नज़र से देखते थे, समझ रहे हो? तो लेखिका बताती है कि उनके पिता की जो कमियाँ थी और उनकी जो खूबियाँ थी, तो उनकी जो कमियाँ और खूबियाँ थी, उसकी वजह से उनके व्यक्तित्व पर, बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। उनके व्यवहार के कारण लेखिका के अंदर भी एक हीन भावना ने जन्म ले लिया था। हीन भावना इन द सेंस मतलब नफ़रत की भावना ने जन्म ले लिया था, जिससे वो आज तक भी उभर नहीं पाई है। ऐसा क्या हुआ था पिताजी और लेखिका के बीच में, ये अब हम देखते हैं, ठीक है? क्यों लेखिका के मन में अपने पिताजी के कारण एक नफ़रत की भावना बनने लग गई थी। लेखिका का काला रंग था, ठीक है? और बचपन से ही वो बहुत कमज़ोर-सी भी थी, और उनके पिताजी को गोरा रंग बहुत पसंद था, लेकिन लेखिका काले रंग की थी। संयोग से उनसे लगभग एक लेखिका से 2 साल बड़ी उनकी एक बहन भी थी, जो उनकी बहन का नाम सुशीला था, और वो बहुत गोरी थी और काफ़ी हेल्दी भी थी, मतलब सूखी सी नहीं थी, हँसमुख स्वभाव की भी थी। और उनके पिता जो है अक्सर सुशीला की तारीफ़ करा करते, सुशीला की साइड रहा करते, सुशीला की तुलना जो है मन्नू भंडारी से किया करते थे, जिसके कारण मन्नू भंडारी के अंदर एक नफ़रत की भावना जो है वो जन्म लेने लग गई थी, ठीक है? लेखिका कहती हैं कि इतने शोहरत, मतलब पैसे, नेम फेम के बाद, मान सम्मान के बाद भी आज तक मैं, मतलब लेखिका को जब वो ये कहानी लिख रही थी उस समय लेखिका के पास काफ़ी ज़्यादा नेम फेम, पैसा, मान सम्मान, ये सब पाने के बाद भी वो उस नफ़रत की भावना से आज तक भी उभर नहीं पाई है, ठीक है? कि मुझे काला बताते थे और मेरी ही बड़ी बहन को गोरा बताते थे, ऐसा भेदभाव करते थे मेरे पिताजी, ठीक है? मुझे आज भी अपनी मेहनत की कमाई, जो मैंने मेहनत की कमाई है, जो मैंने सफलता प्राप्त की है, नाम प्रसिद्धि जो मैंने आज तक कमाया है, मुझे उस पे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो ये लगता है कि ये सब कुछ तुक्के में हो गया, ठीक है? शायद मेरी मेंटल कंडीशन जो है वो सही नहीं है, सिर्फ़ उस ट्रॉमा के कारण। अच्छा, अपनों के विश्वासघात ने, कि जो अपने होते हैं उन्होंने जो विश्वासघात किया मेरे साथ, जो धोखा दिया, तो लेखिका के पिता को शक्की स्वभाव का बना देता, कि मतलब उनके पिता जो है वो शक करने लग गए थे हर बात पे। वो हर किसी को शक की नज़रों से देखते थे। लेखिका का उनसे हमेशा किसी ना किसी बात पे टकराव चलता रहता था, मतलब मन्नू भंडारी और उनके पिताजी में बहुत टकराव, यानी कि बहसबाजी हुआ करती, या फिर लड़ाई झगड़े भी हुआ करते। लेकिन फिर भी लेखिका के पिता के व्यवहार ने उनके पूरे जीवन पर, कि जो लेखिका के पिता का जो बिहेवियर हो गया था, चिड़चिड़ापन, डरे-डरे से, सहमे-सहमे से, गुस्से वाले हो गए थे, सिर्फ़ उस बिहेवियर के कारण लेखिका के जीवन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था, ठीक है? लेखिका की जो माता जी थी वो पढ़ी-लिखी नहीं थी, और उनके पिताजी बिल्कुल लेखिका की माँ से बिल्कुल अपोज़िट थे, एकदम अलग थे, ठीक है? और उन्होंने अपनी माताजी को बताती है कि उनके अंदर बहुत पेशेंस था, धैर्य था, सहन शक्ति थी। सहन शक्ति इन द सेंस जैसे धरती है, धरती के ऊपर कितने सारे घर बने हुए हैं, उसके ऊपर कितने सारे विस्फोट वग़ैरह हो रहे हैं, कितनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, लेकिन वो सब कुछ सहन कर रही है। वे धरती की तुलना ही, सहन शक्ति की तुलना ही उन्होंने अपनी माँ के साथ की है, कि उनकी माँ के अंदर भी बहुत धैर्य था और सहन शक्ति थी, कि जब भी पिताजी को गुस्सा आता था तो वो अपनी तो वो माँ के ऊपर निकालते थे, और तब भी उनकी माँ जो है वो ये सब सहन कर लेती थी। ठीक है। अच्छा, आसानी से सहन कर जाती थी। यही नहीं, वो अपने बच्चों की, जो उनके बच्चे थे, उनकी उचित, अनुचित जितनी भी उनकी फ़रमाइशें होती थी, वो अपने फ़र्ज़ समझकर उन्हें पूरा करती रहती थी, ठीक है? उनकी माताजी ने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं माँगा, कुछ उनकी विशेज़ ही नहीं थी, तो उन्होंने कभी किसी से कुछ माँगा ही नहीं, बस सबको दिया ही दिया है, ठीक है? कि तुम भी ये ले लो, तुम भी ये ले लो, तुम्हारी जो विशेज़ हैं, वो हमेशा वो पूरी करती थी लेखिका की माँ, ओके? लेखिका उनके भाई-बहनों को अपनी माँ से प्रेम कम, सहानुभूति ज़्यादा थी। मतलब प्रेम वो कम करते थे सारे भाई-बहन अपनी माताजी को, लेकिन सहानुभूति, कि मम्मी ये कर दो ना, मम्मी वो कर दो ना, इस टाइप से थी, है ना?
तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मेरी माँ कभी भी मेरी आदर्श एक रोल मॉडल नहीं बन पाई, क्योंकि उनकी खुद की कोई ज़िंदगी नहीं थी, कोई व्यक्तित्व ज़िंदगी उनकी नहीं थी, और उनकी ना ही कोई किसी चीज़ पे उनकी राय होती थी। वो बस सबकी विशेज़ को पूरा करने में अपना फ़र्ज़ समझती थी और अब सबकी विशेज़ को पूरा करने में लगी रहती थी, है ना? उनकी अपनी कोई व्यक्तित्व का ज़िंदगी नहीं थी, वो हमेशा दूसरों के लिए ही जीती थी। इतना समझ में आया? ओके। इसके बाद लेखिका जो है वो क्या बताती हैं कि 5 भाई-बहनों में से मैं, यानी कि मन्नू भंडारी सबसे छोटी थी, है ना? जब वो सिर्फ़ ले मन्नू भंडारी जब सिर्फ़ 7 साल की थी, तो उनकी बड़ी बहन की शादी हो गई थी, और वो उनकी बड़ी बहन की शादी उन्हें बहुत धुंधली-धुंधली सी याद है कि कुछ अच्छा ऐसा हुआ भी होगा, इस टाइप से। तो उन्होंने अपना जीवन, अपना जो बचपन है, वो बड़ी बहन सुशीला के पास ही ज़्यादातर बिताया था और अपनी सहेलियों के साथ बिताया था। अलग-अलग तरीके के खेल वो खेलते रहते थे बचपन में, लेकिन उनके खेलने और घूमने, वो कहाँ पर खेल सकते थे या फिर कहाँ पर घूम सकते थे, या तो घर या फिर घर का जो आंगन होता था या फिर आस-पास का जो मोहल्ला था, वहीं पर वो खेल सकते थे और ज़्यादा दूर नहीं। यहाँ पर लेखिका ये भी बताती हैं कि उनकी कम से कम 1 दर्जन कहानी के पात्र भी इस मोहल्ले के हैं। मतलब जितनी भी मन्नू भंडारी ने आज तक कहानियाँ लिखी हैं, वो सभी उनके मोहल्ले के लोगों के ऊपर ही बेस्ड हैं, ठीक है? और अपनी किशोरावस्था से युवावस्था में कदम रखा। तो अब उन्होंने बचपन भी वहीं पर अपने मोहल्ले में ही बिताया, और उनकी जब युवावस्था थी तब भी उन्होंने अपना जीवन जो है वो उसी मोहल्ले में बिताया था, ठीक है? तो 16 वर्ष की जब लेखिका हो गई थी, अब उन्होंने मैट्रिक पास कर ली थी, यानी कि 10वीं वो पास कर चुकी थी, और वो सन था 1944, जब उनकी बड़ी बहन सुशीला की शादी जो है कोलकाता हो गई थी, और उनके दोनों भाई भी जो है पढ़ाई लिखाई करने के लिए किसी दूसरी जगह पर, यानी कि बाहर चले गए थे, ठीक है? इसके बाद लेखिका ही सबसे अकेली हो गई थी घर में। तब पहली बार उनके पिताजी का जो फ़ोकस है वो लेखिका पर पड़ गया था, ठीक है? कि अच्छा, हाँ, कुछ ऐसा भी है, मन्नू भंडारी भी मेरी बेटी है। तो उनके पिताजी का जो ध्यान है वो मन्नू भंडारी पे पड़ गया। लेखिका के पिता चाहते थे कि लेखिका जो है घर-बार, रसोई-वसोई का काम ना करके, और ये सब सफाई के काम से दूर रहकर अपना ध्यान सिर्फ़ पढ़ाई में लगाए, सारा का सारा, ओके? तो उस समय उनके घर में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग आते थे। तो जब वो सारे लोग उनके घर पे आते थे ना, तो लेखिका जो है चाय नाश्ता देने के लिए आती उन लोगों को, और साथ के साथ उसके पिताजी वहीं पर बिठा देते थे लेखिका को, कि तुम जानो कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो मतलब वो अवेयर बनाना चाहते थे, ठीक है? तो ये सब है। हालाँकि सन 1942 में जब वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी, तब उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में, उन्हें कुछ ख़ास समझ नहीं थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, वग़ैरह-वग़ैरह, इस तरीके से। फिर आता है सन 1945, तो जैसे ही उन्होंने 10वीं पास कर ली, तब वो कहाँ पे चली गई, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि 11वीं-12वीं जो है कॉलेज में हुआ करती, ठीक है? तो वो सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में उन्होंने प्रवेश किया, और वहाँ पे उनकी जो एक हिंदी की टीचर थी, वो, उनका नाम था शीला अग्रवाल, ठीक है? तो वो उनके पास जाती है, मतलब उनका परिचय जो है, इंट्रोडक्शन जो है अपनी टीचर से होता है, शीला से, और उन्होंने लेखिका का परिचय साहित्य की दुनिया से करवाया। तो शीला जो है, शीला टीचर, उन वो साहित्य की, हिंदी साहित्य की टीचर थी। तो हिंदी साहित्य जो है वो लेखिका को बहुत पसंद आने लग गया था, शीला अग्रवाल मैम की वजह से, ठीक है? अब शीला अग्रवाल ने उन्हें कई बड़े-बड़े लेखकों की किताब पढ़ने को दी थी, ठीक है? लेखकों की किताब पढ़ने को दी थी उन्होंने, कि बेटा तू ये सब सारी चीज़ें पढ़, इन सब के बारे में जान, तेरे को इंटरेस्ट आएगा, ऐसे-ऐसे। तो इसके बाद लेखिका ने बहुत सारे फ़ेमस लेखकों की किताबों को पढ़ना चालू कर दिया और समझना भी शुरू कर दिया। लेखिका कहती हैं कि जो शीला अग्रवाल हैं, उन्होंने सिर्फ़ मेरे को लिटरेचर में इंटरेस्ट ही नहीं दिलाया, बल्कि जो देश में उस टाइम पे, मतलब ये जो सन बताए जा रहे हैं 1945, 42, 44, तब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था कि ब्रिटिशर्स को भगाओ, है ना? तो शीला अग्रवाल जी ने, मैम ने उनको साहित्य से तो करवाया ही परिचय, लेकिन साथ के साथ वो उनको प्रेरित करती रही, मन्नू भंडारी को, कि स्वतंत्रता आंदोलन में तुम्हें भागीदारी बनना है, पार्ट लेना है ना? तो वो प्रेरित करती थी। तो उनकी बातों पर
मन्नू भंडारी को ऐसा असर पड़ा मन्नू भंडारी पे कि सन 1946 और 47 में जब पूरा देश इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था, तो वो भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेने लग गई थी, है ना। तब लेखिका के अंदर पूरा जोश और उत्साह जो था वो जाग पड़ा और वो भी आंदोलन में कूद पड़ी, ठीक है। लेखिका के पिता ये तो सोचते थे कि ये तो चाहते थे कि मन्नू भंडारी को ये पता हो कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, वो ये चाहते थे कि वो फुली अवेयर बने और इस सब के बारे में लेखिका जाने। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि लेखिका जो है वो सड़कों पर नारे लगाती फिरे, लड़कों के साथ गली गली शहर शहर घूमकर हड़तालें करे। उनके पिता ऐसा नहीं चाहते थे। ये सब अपने आप को आधुनिक कहने वाले उनके पिता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जिस कारण उनके और उनके पिताजी में बहुत ज़्यादा झगड़े हुआ करते कि तू ऐसे क्यों घूम रही है, क्यों नारे लगा रही है, तेरा क्या मतलब, इस टाइप से। लेकिन लेखिका के अंदर एक जोश था कि उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेना है, भाषणबाजी करनी है, नारे लगाने हैं और साथ ही साथ एक लेखक भी बनना था लेखिका को, क्योंकि शीला अग्रवाल मैम ने उनके अंदर एक हिंदी लिटरेचर का एक जुनून सवार कर दिया था, लाइक इस टाइप से हम कह सकते हैं। तो लेखिका कहती हैं कि यश, शौर्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा उनके पिताजी की कमजोरी थी, दुर्बलता थी, कि उनके पिताजी को ये सब चाहिए ही चाहिए था। उनके पिता के जीवन की बस एक ही सिद्धांत था, एक ही नियम था उनके पिता का, कि आदमी को इस दुनिया में कुछ अलग बनना चाहिए, कुछ अलग कर दिखाना चाहिए, यूनिक बनना चाहिए इस दुनिया में। कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि समाज में, सोसाइटी में उनका नाम सम्मान हो, है ना, प्रतिष्ठा हो। और पिता की इसी कमजोरी की वजह से, दुर्बलता की वजह से उनका और उनके पिताजी का 2 बार झगड़ा भी हो चुका था और वो अपने पिता के क्रोध से 2 बार बची भी थी। अब क्या-क्या हुआ था वो देख लेते हैं, ठीक है? सो लेखिका के ऊपर उनके पिताजी का गुस्सा क्यों फूटने वाला था, ऐसे 2 बार केस हुए थे और वो दोनों बार बच गई थी अपने पिता के गुस्से से। ऐसा क्या हुआ था? तो पहली घटना का वो ज़िक्र करती है मन्नू भंडारी जी, और वो कहती हैं कि एक बार क्या हुआ कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल मैम थी ना, उन्होंने लेखिका पर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई डाल दी थी और उनके घर पे पत्र भेजा था, ठीक है? पिता को मिल गया था, कॉलेज की तरफ से पत्र आया है, मन्नू के कॉलेज से पत्र आया है। तो पत्र पढ़ते ही पिताजी को क्रोध तो आना ही था कि ये अच्छे से पढ़ लिख नहीं रही है और ये सब जो है नारे-वारे में लगाने में लगी हुई है। तो ऑब्वियसली क्रोध आना स्वाभाविक था, नेचुरल था, और वो अपना गुस्सा जो है ना माँ पर निकाल कर कॉलेज चले गए थे, कॉलेज पहुँच गए। लेकिन जब वो वापसी कॉलेज से आए ना, वो बहुत खुश थे। अब ऐसा कैसे हो गया? तो लेखिका को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि उनके पिताजी बहुत खुश थे, जबकि उनके ऊपर कार्रवाई का नोटिस आया मन्नू भंडारी के ऊपर, है ना? दरअसल लेखिका उस समय कॉलेज की सभी लड़कियों की लीडर बन चुकी थी, क्योंकि उनके अंदर एक स्वतंत्रता सेनानी बनने का जोश छा गया था, है ना? तो उनके कॉलेज में खूब उनका रुतबा या फिर रौब चलता था। सभी लड़कियाँ उनके इशारे पर क्लास छोड़कर मैदान में आ जाया करती और नारेबाजी करने लग जाती थी। मन्नू भंडारी के इशारों पे सब चलते थे, है ना? जिससे कि कॉलेज की प्रिंसिपल काफ़ी परेशान हो गई थी और इसलिए कॉलेज के प्रिंसिपल ने मन्नू भंडारी पर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई करने के लिए उनके पिताजी को लेटर भेज दिया था कि हम नहीं पढ़ा सकते इस टाइप से, ऐसी-ऐसी लड़की है, कुछ इस टाइप से, है ना? लेकिन लेखिका के पिता को जब उनकी इस फेमस के बारे में पता चला कि ओह वाओ, मेरी बेटी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है, तो वो इन सब चीज़ों को तो भूल गए कि अच्छा प्रिंसिपल का लेटर भी आया है। वो ये खुश होने लग गए कि हाँ, मेरी बेटी जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि पा रही है अपने कॉलेज में। तो इस चीज़ से काफ़ी खुश हो गए थे। तो क्या हुआ, दूसरी घटना क्या थी यहाँ पर, अब देखो। लेखिका कहती हैं कि एक बार ना एक ऐसा मुकदमा छिड़ा था जिस मुकदमे का नाम था आज़ाद हिंद फौज, ठीक है? आज़ाद हिंद फौज। तो उस समय सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, दुकानों के लिए हड़ताल का नोटिस आया था कि सभी स्कूल, कॉलेज और दुकानों को हड़ताल आपको करनी ही करनी है ना? और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो स्कूल के छात्र और छात्राओं एक समूह, उन्होंने ग्रुप बनाया और वो ज़बरदस्ती हड़ताल जो है वो करवा रहे थे, ठीक है? उसी शाम अजमेर के सभी विद्यार्थी, सारे स्कूल के बच्चे चौपड़, यानी कि जो चौराहा था, मुख्य बाजार का जो चौराहा था, वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए, वहाँ पे भाषणबाजी चालू होने लग गई थी। इसी बीच लेखिका के पिता एक दकियानूसी, यानी कि पुराने जो विचारों के लोग होते हैं, तो वो आते हैं। मित्र ने लेखिका के खिलाफ उन्हें
उनके कान भर दिए। तो वो देख रहे थे मन्नू मन्नू भंडारी को कि अरे देखो ये लड़की जो है वो नारेबाज़ी कर रही है, भाषणबाज़ी कर रही है, वो भी चौराहे के बीच में। तो वो थोड़ी पुरानी सोच के थे, वो जाते हैं मन्नू भंडारी के पिताजी के पास और उनके कान भर देते हैं कि देख तेरी बेटी तो ऐसे-ऐसे भाषण दे रही है, वो भी बीच चौराहे के बीच में, है ना? तो हड़ताल वगैरह से फुर्सत पाकर जब लेखिका जो है वो रात को घर पे पहुँचती है, तो उनके पिताजी अपने बहुत फ़ेमस दोस्त के साथ मतलब ख़ास दोस्त के साथ बैठे होते हैं और उनका वो जो दोस्त है वो डॉक्टर अंबालाल जी उनका नाम होता है, वो बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं मन्नू भंडारी की। जैसे ही मतलब जो डॉक्टर अंबालाल जी होते हैं, उनकी नज़र जो है वो मन्नू भंडारी पे पड़ती है, तो उन्होंने बहुत गर्मजोशी में बहुत तारीफ़ कर दी मन्नू भंडारी की अपने उनके पिताजी के आगे, जिसकी वजह से उनके पिताजी का जो सीना है, वो गर्व से चौड़ा हो गया था, है ना? तो इस तरीके से वो दूसरी बार भी गुस्से से बच गई थी अपने पिताजी के और अंत में लेखिका कहती हैं कि सन 1947 में मई के महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज से निकालने के लिए नोटिस मिल गया था कि आप जो है लड़कियों को भड़काते हो और नारेबाज़ी करवाते हो, लड़कियाँ पढ़ती नहीं हैं, इस तरीके से उनको निकाल दिया था कॉलेज से, ठीक है? और किसी भी और साथ ही साथ ना जो मन्नू भंडारी और उनके साथ 3 छात्राएँ और थीं, उनका भी कॉलेज आना रद्द कर दिया था, ठीक है? कॉलेज वगैरह बंद हो गए थे और जुलाई में 3rd ईयर की जो कक्षाएँ थी, वो भी बंद हो गई थी, है ना? अब लेकिन लेखिका मानने वालों में जो थी नहीं, वो हमेशा नारेबाज़ी में आंदोलन वगैरह में पार्टिसिपेट करती रहती थी, तो वो अपने साथियों के साथ कॉलेज में जाती हैं और बड़ा-सा हंगामा उन्होंने कर दिया, जिसकी वजह से कॉलेज वालों ने दुखी होकर 3rd ईयर की कक्षाएँ जो है दोबारा स्टार्ट करी और शीला अग्रवाल मैम को भी वो दोबारा कॉलेज में लेकर आ गए थे। लेखिका कहती हैं कि दोनों खुशियाँ यानी कि शीला अग्रवाल मैम दोबारा से कॉलेज में आ गई, 3rd ईयर की परीक्षाएँ साथ में मतलब कक्षाएँ स्टार्ट हो गई और साथ ही साथ देश को आज़ादी भी मिल गई। तो ये सब जो है ये शताब्दी की बहुत बड़ी उपलब्धियाँ थी 15 अगस्त 1947 में। तो इस तरीके से जो पूरा पार्ट था बड़ा-सा वो हमारा ख़त्म होता है। एंड आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।